हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube वीडियो चैनल गार्गी ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 12 के पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की वीडियो सीरीज में आज हम भारत में संघवाद जो चैप्टर था हमारा उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। भारतीय संविधान के संघवाद के होते हुए भी उसमें एकात्मक लक्षण कौन कौन से पाए जाते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि इससे पहले का एक वीडियो मेरा इसी टॉपिक से संबंधित आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले इसका पार्ट फर्स्ट देखिए, जिसमें यही टॉपिक्स जो है वो हमने संघात्मक लक्षणों की दृष्टि से पढ़े और संघवाद वास्तव में होता क्या है उसकी हमने बात की है। तब आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाओगे। दूसरी बात, यदि आप इस YouTube वीडियो चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपकी YouTube स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है आप उसको प्रेस कर लीजिए। इसके साथ ही घंटी का जो निशान है, नोटिफिकेशन बेल जो है उसका आइकन या उसका निशान दबाना न भूलें ताकि वीडियो की अपडेट रोजाना आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में संघवाद और भारतीय संविधान में मुख्य मुख्य एकात्मक लक्षण कौन कौन से। देखिए आप दोबारा से मैं थोड़ी सी रिपीट कर देता हूं। संघवाद एक्चुअल में क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था संघवाद की अवधारणा सबसे पहले विश्व में अमेरिका संविधान के द्वारा अपनाई गई थी और इस प्रणाली के अंदर तीन मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं। संघवाद जो संघीय व्यवस्था जो होती है संविधान की उसमें तीन मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं। पहला लक्षण था हमारे पास कि दोहरी सरकार होती है। यहाँ पर केंद्र में सरकार होती है और उसके नीचे जो राज्य की सरकार होते हैं वो कार्य करती है। तो केंद्र और राज्य की दोनों अलग अलग सरकारें होती हैं, दोनों अलग अलग अपना कार्य करती है। पहला लक्षण तो ये था। दूसरा लक्षण ये था कि केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध जो होते हैं या उनके बीच में शक्तियों का जो विभाजन होता है वो लिखित रूप में होता है और लिखित रूप संविधान के रूप में होता है हमारे पास। तो जितने भी विश्व के लिखित संविधान हैं वो लगभग सारे संघीय संविधानों के अंतर्गत आते हैं। और तीसरी बात जो मूलभूत लक्षण था संघवाद का वो ये था कि इन दोनों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए, केंद्र के ऊपर और राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका जो है उसकी रूपरेखा जो है संविधान में मिलती है। ये तीनों लक्षण जिस संवैधानिक व्यवस्था में मिलते हैं वो व्यवस्था कहलाती है हमारे पास संघीय व्यवस्था। और जिस संविधान में संघीय व्यवस्था पाई जाती है उसको हम बोलते हैं संघवाद के नाम से। संघवाद के अंदर हमने देखा कि केंद्र और राज्य ये दोनों अपने आप में सर्वोपरि हैं, दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों के बीच में जितना सहयोग रहता है, जितना समन्वय रहता है, उतना ही संघवाद अच्छा होता है। इन दोनों के बीच में अगर टकराव उत्पन्न होने लग जाए तो अपने कहते हैं कि संघीय ढांचा जो है वो अब खराब होने लगा है या उसके ऊपर संकट आने लगा है। तो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनकी वजह से संकट आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, टकराव होने के चांसेस या अवसर ज्यादा हो जाते हैं, वो जो लक्षण होते हैं उनको हम बोलते हैं एकात्मक लक्षण। तो भारतीय संविधान जो है वो मूल रूप से हम कहें तो संघीय संविधान है, लेकिन मैंने बताया था संघीय होने के साथ साथ भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए भारत के जो संविधान निर्माता थे उनके द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र को शक्तिशाली बनाने का कार्य भी किया गया था। केंद्र को क्या बनाया जाना था? शक्तिशाली बनाने का कार्य भी किया गया था संविधान निर्माताओं के द्वारा। लेकिन इसके पीछे वजह जो है वो ये नहीं थी कि केंद्र और राज्य दोनों के बीच में आपसी टकराव पैदा हो, बल्कि उसकी वजह यह थी कि भारत उस समय बहुत सारी छोटी बड़ी राजनीतिक इकाइयों से जूझ रहा था या उनका एकीकरण हो रहा था। तो उस समय उन सबको एक साथ लेकर चलना, उनके बीच में एकता और अखंडता को कायम रखना बहुत जरूरी था। और यह तभी संभव हो सकता था जब इनके ऊपर कंट्रोल करने वाला केंद्र जो है, सेंटर जो है, केंद्र की जो सरकार है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है, वो अपने आप में क्या हो? शक्तिशाली हो। तो भारतीय संविधान जहां मौलिक रूप से संघीय बताया गया है, लेकिन वहां पर उस संविधान में कौन से लक्षण भी हैं? एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब केंद्र जो है वो शक्तिशाली साबित होता है और संविधान का संघीय रूप किस में बदल जाता है? एकात्मक रूप में बदल जाता है। लेकिन इन सब के पीछे मकसद एक ही है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिनकी वजह से संविधान का संघीय रूप एकात्मक रूप में बदलता है और केंद्र और उसका सरकार जो होती है, प्रधानमंत्री और उसकी सरकार जो होती है,
वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, ज्यादा पावरफुल हो जाती है, वो कौन कौन सी जगह है हमारे पास। तो उन लक्षणों की हमें एक एक करके बात करनी है। चलिए आप शुरू करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम अगर बात करें तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में हम वो लक्षण लिख लेते हैं। पहले एकल संविधान है भारत में, ठीक है, एकल नागरिकता है भारत में। एकल वाली सारी चीजें का, एकल शब्द का मतलब ही एकात्मक से, एकल वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारी एकात्मक लक्षणों में आएंगी। तीसरी बात, एकल न्यायपालिका है हमारे यहाँ, एकल न्यायपालिका है, ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका जो है वो हमारे संविधान के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से हम बात करें, कुछ ऐसी संरचनाएं भी हम पढ़ेंगे, कुछ ऐसे आयोग भी हम पढ़ेंगे जो एकल संरचनाएं मानी जाती है। कहने का मतलब जो केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक समान रूप से काम करती है, उनकी भी हम बात करेंगे। फिर हम आगे बात करेंगे शक्तियों के विभाजन की, शक्तियों का विभाजन किस प्रकार का हुआ है और उसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो संविधान को एकात्मक बना देती है। फिर हम इसी में एक बात करेंगे विशेष अवशिष्ट शक्तियों की, अवशिष्ट शक्तियां, इनकी बात करेंगे। फिर हम राज्यों के संबंध में कुछ बात करेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार होता है, उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि राज्यों की सीमा में परिवर्तन की बात करेंगे, सीमा में परिवर्तन की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है, इसकी बात करेंगे, पृथक होने का अधिकार नहीं है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। इसके बाद में 10वां लक्षण अगर हम देखें तो एक विशेष प्रावधान देखेंगे हम, आपातकाल के प्रावधान क्या क्या हैं इनकी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि राज्यों के अंदर राज्यपाल जो नियुक्त होते हैं उनकी क्या क्या बातें हैं, वो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम आगे हम बात करेंगे 12वें नंबर पर संविधान संशोधन किस प्रकार से होता है, इसकी बात करेंगे। इसमें केंद्र की क्या भूमिका होती है उस पर चर्चा करेंगे, संविधान संशोधन। और इसके बाद में हम देखेंगे कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस प्रकार का है, उस पर चर्चा करेंगे, प्रतिनिधित्व की बात करेंगे राज्यसभा में। और इसके बाद में हम देखेंगे कि लोक सेवाएं जो है, लोक सेवाएं उनका विभाजन न होना, उनका विभाजन नहीं होना, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये जितने भी लक्षण मैंने एक बार के लिए लिख दिए हैं, कम से कम आपको इनके पॉइंट्स पहले जरूर याद होने चाहिए, तभी हम आगे इनके बारे में डिटेल जान पाएंगे और इनकी डिटेल को समझ पाएंगे। मैंने बता दिया एकल चीजें जितनी भी है वो सारी संविधान को क्या बना देती है, एकात्मक बना देती है। कैसे बना देती है इसकी बात करें। एकल संविधान, देखिए संघीय जो व्यवस्था होती है जैसे अमेरिका में चलती है, संघीय व्यवस्था जहां होती है वहां चीजें एकल होती है, ये बात सही है। जहां पर संघीय व्यवस्था जो चलती है वहां पर दोहरी सरकार होती है और दोनों के लिए चीजें अलग अलग होती है। वहां संविधान भी दोनों के लिए अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है केंद्र का जो संविधान है वही राज्यों का है, नहीं, दोनों का अलग अलग प्रकार का होगा। वहां नागरिकता भी एकल नहीं होगी, वहां दो प्रकार की नागरिकता होगी, राज्यों की नागरिकता अलग होगी, केंद्र की नागरिकता अलग होगी। वहां न्यायपालिका भी आपको एक नहीं मिलेगी, एकीकृत नहीं मिलेगी, केंद्र का न्यायपालिका अलग है, राज्यों की न्यायपालिका अलग है। यहां ऐसा नहीं है, एकल संरचनाएं भी वहां नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी बात करेंगे अपने एकल संरचनाएं कौन कौन सी है। कहने का मतलब संघीय व्यवस्था जहां दोहरी सरकारें होती है वहां सब चीजें दोहरी होती है, लेकिन भारतीय संविधान दोहरी सरकार होते हुए भी एकल संरचनाओं के अंदर विश्वास रखता है, एकल लक्षणों में विश्वास रखता है। कैसे? एकल संविधान होने का मतलब यह है कि चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, शॉर्ट में मैं CS लिखता हूं उनको, C फॉर सेंटर केंद्र, S फॉर स्टेट या राज्य, यानी कि सेंटर और स्टेट इन दोनों के शक्तियां जो इनको दी गई है उन शक्तियों का स्रोत एक ही चीज है, उनका सोर्स एक ही चीज है और वो है भारत का केवल एक संविधान। ऐसा नहीं है केंद्र के लिए अलग संविधान है और राज्यों के लिए अलग संविधान है। अब जब इस संवैधानिक व्यवस्था का उपयोग किया जाता है तो इसमें केंद्र सरकार के लिए अलग से विशेष प्रावधान किए गए हैं, केंद्र के लिए अलग से शक्तियां जो है वो इसके अंदर डाली गई। तो
तो इन सब बातों के कारण केंद्र जो है वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और उसका रूप एकात्मक हो जाता है। यह भी हमने देख लिया है कि सेंटर और स्टेट की अलग अलग नागरिकता भारत में नहीं होगी, केंद्र और राज्यों की एक ही नागरिकता होगी और वो होगी भारतीयता। तो इस वजह से नागरिकता से संबंधित जितने भी संशोधन होते हैं, नए कानून बनते हैं, वो सब कानून बनाती कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। जैसे अभी आपने सुना होगा, सीएए का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। मुसलमानों और भारत में जो प्रवासी जो व्यक्ति हैं, जो मुस्लिमों के रूप में भारत में आए हुए हैं दूसरे देशों से, उनके संबंध में कानून बना था नागरिकता के संबंध में। तो ये सारे कानून और संशोधन लागू करने का अधिकार किसको होता है? केंद्र को होता है, राज्यों का इसमें कोई रोल नहीं होता। तो केंद्र क्या बन जाता है नागरिकता के मामले में? शक्तिशाली बन जाता है। एकल न्यायपालिका, भारत में न्यायपालिका जो है वो एकीकृत है। सबसे ऊपर बैठा है हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे राज्यों के हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय काम करते हैं, और उच्च न्यायालयों के नीचे अधीनस्थ न्यायालय काम करते हैं। तो ये सारी व्यवस्था एकल रूप में चलती है, एकीकृत रूप में चलती है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश होते हैं, वो इन सब को मानने पड़ते हैं नीचे तक। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अधिकांश नियंत्रण, या मैं कहूं कि अधिकांश उसकी जो व्यवस्था है, चाहे न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में हो, राष्ट्रपति नियुक्त जरूर करता है उनको, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह देने का काम कौन करते हैं? एक तरीके से प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। नए न्यायाधीशों की नियुक्ति है या नए न्यायाधीशों को शामिल करना है, तो ये जितने भी कार्य होते हैं न्यायपालिका, हालांकि कहने को स्वतंत्र है न्यायपालिका भारत की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नियंत्रण अधिकारी कौन बैठा है? राष्ट्रपति बैठा है। और राष्ट्रपति के जितने भी दायित्व या कार्य हैं, उन सब के अंदर सहयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद करती है। तो एकल न्यायपालिका की वजह से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सभी न्यायालयों को मानने क्या हो जाते हैं? अनिवार्य हो जाते हैं। जबकि संघवाद के अंदर ऐसा नहीं होता। संघवाद के अंदर क्या होता है कि राज्यों की न्यायपालिका अलग है और केंद्र की न्यायपालिका अलग है। केंद्र की न्यायपालिका के आदेशों को राज्य न माने तो भी उनके लिए सही है, जैसा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में ऐसा ही देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं एकल संरचनाएं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरे भारत में एक रूप से काम करती है। जैसे आप बात करोगे भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से, ईसीआई, भारत का चुनाव आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जिसको बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। इसी तरीके से हम बात करते हैं चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, एक हमारे पास होता है कैग, सीएजी। इन सब का कार्य क्या होता है? जैसे इलेक्शन कमीशन जो होता है, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, पूरे भारत में एक समान रूप से चुनाव करवाता है। इलेक्शन कमीशन के जो भी अधिकारी होते हैं, जो भी चुनाव आयुक्त होते हैं चुनाव आयोग के, वो सारे नियुक्त कौन करता है? केंद्र करता है। केंद्र सरकार के अधीन नियुक्ति होती है उनकी। तो केंद्र इन सब संरचनाओं के संबंध में क्या होता है? एक तरीके से ज्यादा शक्तिशाली होता है। हालांकि वास्तविक रूप में राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्तियां की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह देने वाली संस्था कौन बैठी है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। तो ये सारी बातें सेंटर को क्या बना देती है? मजबूत बना देती है, शक्तिशाली बना देती है। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जिसको हम बोलते हैं, जो आईएएस की परीक्षा, आपने नाम सुना होगा, जो आईएएस आईपीएस की परीक्षा करवाता है, उसको हम बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो सारे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और उनकी नियुक्ति का नाम सुझाने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो इस मामले में वो क्या होते हैं? उसी के अधीन ज्यादा कार्य करते हैं। तो ये एकल संरचनाएं सारी की सारी भारत के संविधान में कौन से लक्षण लाती है? एकात्मक लक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्तियों का विभाजन किस प्रकार का हुआ है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि भारत में जो संविधान में जो शक्तियां विभाजित की गई है, वो संघीय व्यवस्था की तरह ही की गई है। कहने का मतलब 3 प्रकार की सूचियां हमने पढ़नी है। सबसे पहले संघ सूची हमने देखी थी, दूसरी हमने राज्य सूची देखी थी, और तीसरी सूची थी समवर्ती सूची हमारे पास। संघ सूची में जो विषय शामिल किए गए थे 97 थे शुरू में, बाद में 99 हो गए थे। राज्य सूची के अंदर भी विषय शामिल किए गए थे, समवर्ती सूची के अंदर भी विषय शामिल किए गए थे। अब इन विषयों के ऊपर अगर हम नजर डालें तो हमें 2-3 चीजें देखने को मिलेगी। एक तो जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं, इंपॉर्टेंट विषय हैं देश के लिए, चाहे रक्षा को लेकर हो, चाहे विदेश को लेकर हो, चाहे वित्त या धन को लेकर हो, ठीक है, चाहे संचार व्यवस्था को लेकर हो, ये जितने भी मुख्य मुख्य विषय जो थे जिनके ऊपर कानून बन सकता है,
वो सारे विषय कौन सी सूची में डाल दिए गए? संघ सूची में डाल दिए गए। कहने का मतलब इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसका है? केंद्र का है, राज्यों का इसमें कोई रोल नहीं। दूसरी बात हम देखेंगे, राज्यों को जो विषय सौंपे गए हैं राज्य सूची के विषय, वो बहुत कम महत्वपूर्ण विषय हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है, उन पर कानून अगर बनेगा तो ज्यादा सा प्रभाव उसकी दृष्टि से नहीं पड़ेगा। इसके बाद में तीसरी बात अगर हम देखें तो ये है हमारे पास समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब ये है कि ऐसी सूची में शामिल विषय जो है उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्यों को भी है, दोनों को समान रूप से अधिकार है। लेकिन अगर राज्य कोई कानून बनाता है समवर्ती सूची पर और उस समवर्ती सूची वाले कानून के बराबर केंद्र के द्वारा भी सेम कोई कानून बना दिया जाता है, तो केंद्र और राज्य इन दोनों का सेम कानून अगर है उसी विषय के ऊपर, तो सबसे पहले लागू किसको किया जाएगा? केंद्र वाले कानून को लागू किया जाएगा, राज्यों वाला कानून जो है वो क्या कर दिया जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा। या हो सकता है कि कोई राज्यों के द्वारा कानून बनाया गया हो, उसका कोई एक भाग जो है वो केंद्र के कानून के विरोध में, तो उस भाग को समाप्त करके केंद्र और बाकी कानून जो है वो लागू राज्य का वाला कर देंगे, लेकिन उसमें परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? केंद्र को प्राप्त है। तो समवर्ती सूची के अंदर जो विषय शामिल किए गए उन विषयों पर राज्य और केंद्र अगर कानून बनाते हैं और उनके बीच किसी प्रकार का कोई टकराव या संघर्ष पैदा होता है, तो उस अवस्था में केंद्र वाला कानून क्या होगा? ज्यादा मान्य माना जाएगा, ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि राज्यों को पहले से ही कम इंपॉर्टेंट विषय मिले हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट विषय जो है वो किसको मिल गए हैं? केंद्र को मिल गए हैं, तो शक्तिशाली तो यही हो गया। और दूसरी बात रही गई ये हुई कि समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार दोनों को सौंपा गया था, लेकिन टकराव उत्पन्न हुआ तो केंद्र जो है वो क्या साबित हुआ? ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ। ये रहेगा शक्तियों का विभाजन, मैं कहूं तो केंद्र के पक्ष में होना या संघ के पक्ष में होना, सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादा पक्ष में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? इसी से मिलता जुलता शब्द है ये अवशिष्ट शक्तियां। ऐसी शक्तियां या ऐसे विषय जो इन तीनों ही श्रेणियों के अंदर शामिल नहीं है, ना तो संघ में शामिल है, ना राज्य में शामिल है, ना समवर्ती में शामिल है, तो ऐसे छुपे हुए विषयों के ऊपर कानून बनाना पड़े तो वो कानून बनाने का अधिकार सारा किसको है? संघ को, केंद्र को। मतलब भारतीय संघवाद के अंदर अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? संघ या केंद्र को सौंपी गई है। जबकि कनाडा और अमेरिकी संविधान में हम बात करें तो ये अवशिष्ट शक्तियां ज्यादा सौंपी गई है राज्यों को, वहां राज्य ज्यादा प्रभावी है इस मामले में। लेकिन भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? केंद्र को सौंपी गई है। तो इस दृष्टि से भी केंद्र जो है वो क्या होता है? ज्यादा शक्तिशाली या ज्यादा प्रभावी होता है, राज्य कम प्रभावी होता है। चलिए इसके बाद तीन महत्वपूर्ण चीजों की हम बात करते हैं जो राज्यों के संबंध में हमने देखी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि भारत का अनुच्छेद, संविधान का जो अनुच्छेद पहला है, फर्स्ट नंबर वाला, उसमें एक शब्द कहा गया है कि भारतीय संविधान जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का क्या है? अविनाशी संघ है। ये बात हमने की थी। इसका अर्थ भी हमने समझा था कि राज्य जो है वो विनाशी इसलिए है कि भारतीय संविधान में राज्यों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी गई है, उनके अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई। यानी कि आज राजस्थान जो राज्य है वो आने वाले 10 साल में ऐसा ही रहेगा, ये गारंटी संविधान में नहीं, ये गारंटी संविधान में नहीं दी गई है। कहने का मतलब राज्यों का क्या किया जा सकता है? अस्तित्व समाप्त किया जा सकता है, लेकिन केंद्र जो है या संघ जो है वो हमेशा क्या रहेगा? एक रहेगा। अब इससे संबंधित तीन बातें हमें समझनी पड़ेगी। पहली जो है राज्यों का पुनर्गठन। देखो अनुच्छेद 3 जो है वो ये संसद को ये अधिकार देता है, मतलब संघ को ये अधिकार देता है कि वो भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है। पुनर्गठन करने का मतलब ये है कि कोई बड़ा राज्य है उसको तोड़कर छोटा राज्य बना सकती है उसमें से कोई एक, या दो से अधिक छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बना सकती है। ठीक है, तो राज्यों की क्या कर सकती है? एक तरीके से राज्यों का क्या कर सकती है? पुनर्गठन कर सकती है।
तो राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है, इसका मतलब राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है वो किसको मिल रहा है? संसद को मिल रहा है। राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है, राज्यों के किसमें? नाम में परिवर्तन कर सकती है। उड़ीसा था, ओडिशा बन गया, ठीक है। तो किसी भी राज्य के नाम, सीमा में परिवर्तन, उसका पुनर्गठन करने का अधिकार भारत की किसको प्राप्त है? संसद को। राज्यों का इसमें कोई रोल नहीं है, राज्य बेचारे हैं इसके आगे। तो ये जो शक्ति मिलती है संसद को, ये भी केंद्र को क्या बनाती है? ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। अब अगर राज्य जो है वो इस संघ से अलग होना चाहिए तो ऐसा भारतीय संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई। यानी कि राज्यों का अपना पृथक से कोई अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है? पृथक से कोई भी अस्तित्व नहीं है। उनका अस्तित्व तब तक ही है जब तक वो संघ के अंदर है, संघ के अधीन कार्य कर रहे हैं। जब संघ के विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे तो उनका अस्तित्व भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो तीन बातें हमें पढ़नी है, समझनी है अनुच्छेद नंबर 1 से 4 के संबंध में। भारतीय संविधान का जो भाग पहला है उसका नाम ही यही है, संघ राज्य क्षेत्र के नाम से। तो पहले 4 अनुच्छेदों में जो व्यवस्था दी गई है वो इन्हीं तीनों से संबंधित दी गई कि राज्यों के पुनर्गठन कर सकती है संसद या केंद्र, राज्यों की सीमा में उनमें नाम में परिवर्तन कर सकती है, और इनके बीच में क्या है? राज्यों को पृथक होने का भी संघ से कोई अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब ये तीनों परिवर्तन संसद लागू कर सकती है तो इसमें राज्यों की सहमति लेना भी कोई जरूरी नहीं है। राज्य चाहे सहमत हो चाहे न हो, वो ये चाहे या ना चाहे कि हमारे राज्यों का पुनर्गठन हो, लेकिन अगर संसद चाहती है, केंद्र चाहता है, संघ चाहता है तो वो कार्य पूरा किया जाए। तो ये व्यवस्था जो है ये भी क्या बनाती है कि बिना राज्यों की सहमति के भी परिवर्तनों को लागू कर देना, ये अपने आप में केंद्र को क्या बनाती है? शक्तिशाली बनाती है। भारतीय संविधान में कौन से लक्षण लेके आती है? एकात्मक लक्षण लेके आती है। तो ये पॉइंट भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, आपातकाल। संकट की कोई परिस्थिति आ गई है, संकट आ गया देश की सुरक्षा के ऊपर, और उस समय पूरे देश को एकल रूप में संचालित करना जरूरी है। एकल रूप में संचालित करने का मतलब यह है कि केंद्र जो भी आदेश दे उन आदेशों को पूरा देश माने। इसके लिए भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था की गई है? आपातकाल की। और यह आपातकाल होता है 3 प्रकार का। अलग अलग बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 352 राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं इसको। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? 3 परिस्थितियों में लगाया जाता है। जब भारत का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाता है, जब भारत देश के ऊपर कोई दूसरा देश आक्रमण कर देता है, जब भारत देश के अंदर किसी प्रकार का कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। इन तीनों ही अवस्थाओं में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पूरे देश के अंदर या इसके किसी भाग के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा उस समय राज्यों की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो सारी शक्तियां जो है वो किसमें आ जाती हैं? केंद्र में शामिल हो जाएगी। अब राज्य के विषय के जो कानून थे राज्य सूची के, उन पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है? केंद्र को मिल जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होते ही भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा हो जाता है? एकात्मक हो जाता है, संघीय नहीं रहता है। राज्यों के ऊपर किसी प्रकार का राज्यों को खुद की स्वतंत्रता से कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। इस घटना को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आपातकाल लगता है उसको हम बोलते हैं, प्रचलित भाषा में उसको बोलते हैं, अनुच्छेद नंबर 356 का भाग है वो, उसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, या इसको बोला जाता है राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल। अब की बार क्या हुआ है? राज्य के अंदर इस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था नहीं चल रही है जो भारतीय संविधान के हिसाब से चलनी चाहिए, और इस बात की सूचना उस राज्य का राज्यपाल या किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर केंद्र तक यह सूचना पहुंचती है
या किसी भी माध्यम के द्वारा मैं कहूं, यह सूचना अगर केंद्र तक पहुंचे कि फला राज्य के अंदर संवैधानिक व्यवस्था या राज्य का शासन जो है, सरकार का जो शासन है वो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो केंद्र जो है वो राष्ट्रपति को कहेगा, सिफारिश करेगा कि उस राज्य के अंदर क्या लगाया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और उसकी सारी शक्तियां जो है वो निलंबित कर दी जाए, टेम्परेरी रोक दी जाए। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उस राज्य के अंदर क्या लगा देता है, राष्ट्रपति शासन लगा देता है और राज्य की समस्त जो विधायिका शक्तियां होती हैं उनके ऊपर वो क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है और राज्य का शासन जो है वो किसके द्वारा चलाया जाने लगता है, राज्यपाल के द्वारा चलाया जाने लगता है। अब राज्य की सारी शक्तियां किसमें आ जाती हैं, राज्यपाल में आ जाती है। तो ऐसा देखने को मिला कि बहुत बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब केंद्र और राज्य इन दोनों में अलग अलग पार्टी की सरकार रही होती है। जैसे मान लो वर्तमान में बीजेपी की सरकार, किसी राज्य राजस्थान में जैसे कांग्रेस की सरकार, पंजाब में जैसे कांग्रेस की सरकार है, तो आपसी मतभेदों के चलते हुए बहुत बार ऐसा होता है और हुआ भी है कि केंद्र जो है उसने आरोप लगाकर जानबूझकर और उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करवाया है। तो इस अवस्था में राज्यपाल जो है ये संकट की कड़ी बनता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये भी अपने आप में भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है, इस रूप में है क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति उस व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति करेगा जिसके नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करेगी। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम देखें तो राज्यपाल का पूरा नियंत्रण जो है वो किसके द्वारा संचालित किया जाता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा। और जब राष्ट्रपति शासन लग गया है तो राज्यपाल कहने के नाम पर तो उस राज्य का शासन जरूर चलाएगा, लेकिन वास्तविक शक्ति कौन होगी, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होगी, यानी कि संघ सरकार होगी, केंद्र सरकार होगी। तो राज्यपालों की नियुक्ति जो है यह भी अपने आप में संविधान का कौन सा लक्षण है, एकात्मक लक्षण है, जो केंद्र को क्या बना देता है, शक्तिशाली बना देता है। तो दूसरे प्रकार का आपातकाल जो है वो क्या है, अनुच्छेद नंबर 356 है और उस 356 के अंतर्गत ही अपने को एक चीज हमने देख लिया, राज्यपाल की नियुक्ति। इसको आप अलग पॉइंट के रूप में भी नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर, तीसरे आपातकाल की ओर, जिसका नाम रहेगा वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद नंबर 360 जो है ये वकालत करता है वित्तीय आपातकाल की। जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, वित्तीय का मतलब धन से संबंधित आपातकाल। राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद को यह लगता है कि देश की जो वित्तीय साख है या देश की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से मंदी के दौर में या संकट में जा चुकी है और अब देश का धन जो है उसका नियंत्रण किया जाना बहुत जरूरी है। तो उस अवस्था में राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। जब देश की अर्थव्यवस्था पे क्या आ जाता है, वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है, उस अवस्था में वित्तीय आपातकाल किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। इन तीनों ही आपातकालों वाली स्थिति सर्वशक्तिमान के रूप में कौन विराजमान होता है, केंद्र। राज्यों का रोल इसके अंदर किसी प्रकार का नहीं। तो यह भी भारतीय संविधान का क्या है, एकात्मक लक्षण है, अलग अलग प्रकार के आपातकाल का लगन। चलिए आगे बढ़ते हैं संविधान संशोधन की तरफ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि भारतीय संविधान जो है यह कठोर होते हुए भी लचीला बनाया गया है और इसके लचीले बनने के पीछे जो वजह है वो है इसमें होने वाले संशोधन, जिनको हम बोलते हैं संविधान संशोधन। अब यह संविधान संशोधन जो है ये अनुच्छेद नंबर 368 के अंतर्गत जरूर बताए गए हैं। अनुच्छेद नंबर 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इस अनुच्छेद का उपयोग न करते हुए भी भारत की संसद साधारण संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाकर, मतलब 368 वाली प्रक्रिया न अपनाए, केवल साधारण संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाकर संसद लगभग पूरे संविधान में परिवर्तन कर सकती है। देखिए आप
368 वाली प्रक्रिया न अपनाकर भी संसद क्या कर सकती है, साधारण विधेयी प्रक्रिया के द्वारा भारतीय संविधान में क्या ला सकती है, संशोधन ला सकती है। बहुत कम ऐसे संविधान संशोधन है जो अनुच्छेद 368 के द्वारा होते हैं और उनमें राज्यों की भागीदारी होती है, राज्यों की भागीदारी होती है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया में लगभग तो राज्यों की भागीदारी है ही नहीं, और बहुत कम ऐसे संविधान संशोधन है जिनके अंदर राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। राज्यों को किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं है। राज्य भारत के संविधान में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते। तो यह शक्ति जो है ये भी क्या बनाती है, एक तरीके से भारतीय संसद या भारत का जो संघ है उसको शक्तिशाली बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। जैसा अमेरिकी संविधान की अगर हम बात करें तो अमेरिकी संविधान का जो राज्यसभा जो हम बोलते हैं वहां पर उसका नाम है सीनेट के नाम से। वहां ये सिस्टम बनाया गया है कि प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि जो है वो सीनेट के अंदर जाएंगे, फिक्स है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में 2 प्रतिनिधि नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। तो यही कारण है कि बहुत जगह तो ऐसा होता है जब 30-31 सदस्य भी चुने जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य भारत का। इसके विपरीत नागालैंड जो है उसका 1 सदस्य भी चुन के जा सकता है। तो कहने का मतलब कोई आधार फिक्स नहीं किया गया है। किसके आधार पर राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है, जनसंख्या का। तो इसकी वजह से राज्यसभा जो है उसमें प्रतिनिधित्व जो है वो समान न होकर किस आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर। इससे राज्यों की एक रूपता नहीं रहती है। यहां तो एक रूपता है कि हर राज्य से 2 हैं। भारतीय संविधान में जो राज्यसभा है उसमें राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता नहीं पाई जाती। इसकी वजह से केंद्र मनमानी भी करता है। ठीक है, चलिए लास्ट में बात करते हैं लोक सेवाओं का विभाजन नहीं। लोक सेवाओं से हमारा मतलब है, आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, भारत के प्रशासनिक अधिकारी जिनको हम बोलते हैं आईएएस। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो लोक सेवाओं में अगर कोई मुख्य सेवा आती है तो वो है हमारे पास कौन सी, आईएएस, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, या हो सकते हैं आईपीएस। मुख्य सेवाएं यही। अब इनका सिस्टम क्या होता है, इनका सिलेक्शन जो है या इनका जो चयन है वो तो किया जाता है संघ सरकार के संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग इनका चयन करता है, इनका प्रशिक्षण करवाती है सरकार। और इसके बाद में जब ये प्रशिक्षण ले लेते हैं तब इनको नियुक्ति दी जाती है। तो नियुक्ति के संबंध में 2 चीजें होती हैं, या तो केंद्र सरकार अपने किसी विभाग के अंडर इनकी नियुक्ति कर देती है, मान लो रक्षा विभाग में कर दी, ठीक है, विदेश विभाग में कर दी, या कोई और विभाग में कर दी, अलग अलग विभागों के अंदर गृह मंत्रालय में कर दी, अलग अलग विभागों में खुद केंद्र सरकार अपनी नियुक्ति कर लेती है। दूसरी जो नियुक्तियां हैं वो राज्य को दी जाती है, राज्य कैडर को दी जाती है। अब राज्य वाली स्थिति में क्या होगा, जब कोई आईएएस अधिकारी मान लो कलेक्टर किसी पद के ऊपर नियुक्त होकर आता है या कोई राज्य में सचिव के पद पर नियुक्त होता है, तो ये व्यक्ति जो होते हैं इनकी नियुक्ति की जा रही है किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा। तो ज्यादातर नियुक्ति करने के कारण इनको हटाने का अधिकार जो है वो भी केवल किसको है, केंद्र को प्राप्त है। राज्यों को इनको हटाने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होने और हटाए जाने की वजह से बहुत बार ऐसा होता है जब किसी राज्य में प्रशासनिक तंत्र या प्रशासनिक अधिकारी जो है वो केंद्र के अनुसार ज्यादा कार्य करते हैं, राज्यों के अनुसार कार्य नहीं करते, जबकि उनको वेतन पूरा का पूरा किसके द्वारा दिया जा रहा है, राज्यों के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन संघीय संविधान में ऐसा नहीं होता है। संघीय संविधान में क्या होता है, राज्य और केंद्र इन दोनों की लोक सेवाएं अलग अलग प्रकार की होती है, उनमें स्पष्ट विभाजन होता है, जबकि भारतीय संविधान में ऐसा नहीं किया गया। यहां लोक सेवाओं का विभाजन नहीं किया गया। ठीक है, ये सारे लक्षण जो है वो भारतीय संविधान को कैसा रूप प्रदान करते हैं, एकात्मक रूप प्रदान करते हैं, जो हमने अलग अलग देखे। अब जब संघीय लक्षण भी है और मैंने देख लिया एकात्मक लक्षण भी, फिर भी आज तक इतना समय हो गया है भारत की आजादी को, 70 वर्ष बीत चुके हैं, संविधान लागू हुए, उसके
उसके बाद में भी भारतीय संविधान आज भी एज इट उसी अवस्था में है। इसके पीछे क्या कारण है और इसको हम क्या बोलेंगे? देखिए आप, एक व्यक्ति है आइवर जेनिंग्स के नाम से। आइवर जेनिंग्स ये कहते हैं कि भारत का संविधान जो है वो अर्ध संघीय प्रकृति का है, पूरा संघीय नहीं। कैसा है? अर्ध संघीय प्रकृति का है। इसी तरीके से एक व्यक्ति है ग्रेनविल ऑस्टिन के नाम से। ग्रेनविल ऑस्टिन ये भारतीय संविधान जो है उसको एक तरीके से कहें तो हम ग्रेनविल ऑस्टिन जो है भारतीय संविधान को एक तरीके से सहकारी संघवाद की संज्ञा देते हैं, जो मिलजुल कर काम कर लेता है। मॉरिस जोन्स जो है वो भारतीय संविधान के इस रूप को सौदेबाजी वाला संघ नाम देते हैं, सौदेबाजी वाला संघ। ठीक है, अलग अलग तरीके से इस संघीय व्यवस्था की व्याख्या अलग अलग संविधानविद जो हुए उन्होंने अपने अपने तरीके से की है। लेकिन मूल रूप से हम देखा जाए तो भारतीय संविधान सहयोगी संघवाद पर आधारित है। किस पर? सहयोगी संघवाद। संघवाद तो है लेकिन किस रूप में है? वो सहयोगी के रूप में है। केंद्र और राज्य दोनों आपस में मिलकर कार्य करते हैं। और ऐसा देखने को कहां मिलता है? बहुत सारी ऐसी चीजें, केंद्रीय संस्थाएं हैं जिनमें राज्यों को अपना स्वतंत्र प्रतिनिधित्व प्राप्त है। उनमें हम बात करें तो जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद जो पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमति प्रदान करने का काम करती थी। वर्तमान में हम देखें तो नीति आयोग, जिसका नाम आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे और डिटेल भी देखेंगे, जो देश की नीति बनाने का काम करता है, एक तरीके से योजनाएं बनाने का काम करता है। नीति शब्द उस नीति से संबंध नहीं रखता है, ये शॉर्ट फॉर्म है NITI की नीति की, लेकिन ये देश के संबंध में क्या बनाता है? योजनाएं बनाता है। इनके अंदर राज्यों की पूर्ण भागीदारी है। इसके बाद में हम देखें तो अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, इनकी स्थापना की गई अनुच्छेद नंबर 263 के अंदर। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई, क्षेत्रीय परिषदों की, जिसमें राज्य जो है उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो बहुत सारी इस प्रकार की संस्थाएं हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होती है और दोनों सहयोगी के तौर पर क्या करती है? आपस में काम करती है। लेकिन भारतीय संघवाद हमेशा ऐसा नहीं रहा। क्या हुआ था कि 1950 से लेकर 1967 तक भारत के अंदर एक पार्टी की सरकार बनती थी, वो थी कांग्रेस की सरकार। केंद्र के अंदर भी उनकी सरकार होती थी और राज्यों के अंदर भी उनकी सरकार होती थी। 1967 के बाद में राज्यों के अंदर दूसरी पार्टी की सरकार बनना शुरू हुई, दूसरी पार्टी की। अब दूसरी पार्टी की सरकार बनना हुई तो केंद्र ने उन सरकारों को बर्खास्त करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। राष्ट्रपति शासन लगवा दिया, कभी उनके ऊपर किसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिबंध आरोपित कर दिए। इस प्रकार से 1967 के बाद में भारतीय संघवाद जो है वो एक तरीके से सहयोगी संघवाद के रूप में नहीं रहा। लेकिन अगर वर्तमान सरकारों की हम बात करें तो वर्तमान में जाकर वापस भारत का संविधान जो है वो सहयोगी संघवाद पर आधारित हो रहा है। इसको उदाहरण देख सकते हैं नीति आयोग के अंतर्गत। छोटे बड़े अगर जल विवादों को छोड़ दें तो संपूर्ण भारत में केंद्र जो है वो वित्तीय रूप से राज्यों को बहुत सहायता उपलब्ध करवा रहा है। हर तरीके से राज्य जो है उनको सहयोगी के तौर पर उनके साथ काम कर रहे हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा केंद्र जो है उसने राज्यों को हर संभव मदद पहुंचाने का कार्य किया है। कहने का मतलब वर्तमान में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन बीच बीच में ऐसे मौके आए हैं जब भारत का सहयोगी संघवाद जो है वो संकट संघवाद के रूप में बदला है। केंद्र शक्तिशाली हुआ है जिसमें, लेकिन मूल रूप से भारतीय संघवाद जो है वो सहयोगी संघवाद की अवधारणा पर आधारित है। तो ये रहेगा हमारे पास भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के संघात्मक लक्षण कौन कौन से थे, एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं और सहयोगी लक्षण कौन कौन से हैं। इनके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आशा करूंगा ये समझ में भी आया होगा टॉपिक हिसाब के। अगर अच्छा लगा है वीडियो और अभी तक में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ही जितने भी आपके सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके सहपाठी हैं, उन सब तक ये वीडियो शेयर करने का प्रयास कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिए किस तरीके का लगा हो आपको ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। गुड लक।